हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, चैप्टर को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे या फिर कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये पूरा चैप्टर आपका इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। मैंने विलयन चैप्टर का एक घोल तैयार किया है, ठीक है, जिसको अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसका हैंड रिटन नोट एंड पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तब मैं आपके लिए सभी चैप्टर का जो है एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद मैं सभी चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जितना अच्छा लगेगा उतना जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है विलयन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है? विलयन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने ले लिया एक और चीनी, एक और ले लिया पानी, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? यहाँ पर आपका बन गया यहाँ पर शरबत, ठीक है। तो ये शरबत क्या हुआ? चीनी पानी मिला, दो पदार्थ मिले तो आपका बन गया शरबत। ये शरबत है क्या? ये ही विलयन है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे इसको, ये चीनी और पानी क्या है इसको भी जानना जरूरी है। तो इसका भी डेफिनेशन मैं नीचे बता रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। तो देखिए, ये शरबत आपका क्या है? ये विलयन है। ये तो मैं सिंपली आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है, ठीक है। ये आपका विलयन है। तो ये चीनी और पानी क्या है? तो विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखिए, दो टॉपिक आपके हैं, एक है विलेय और दूसरा है आपका विलायक। तो देखिए, विलेय है, ये विलायक है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे विलेय और विलायक क्या है? तो ये वही चीजें हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया चीनी और पानी। तो ये विलेय जो है ये चीनी है, विलायक जो है पानी है। कैसे समझिए? तो विलेय क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है, SOLUTE। देखिए क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो से हम कहेंगे विलेय। जैसे यहाँ पर जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया, इसमें जो आपका चीनी है ये विलेय है। क्यों विलेय है? क्योंकि इसकी मात्रा कम है। अभी देखिए, मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, ठीक है, इसमें आपने चीनी डाला, इसमें पानी है। अब पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे और चीनी कम डालेंगे तभी तो शरबत बनेगा। तो चीनी कम है, विलयन में इसकी मात्रा, शरबत में इसकी मात्रा कम है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? विलेय, ठीक है। और जो पानी उसकी मात्रा ज़्यादा है वो क्या होगा? विलायक होगा, ठीक है। तो क्या कहा गया? विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय कहलाता है। विलयन हमारा शरबत है, चीनी इसमें कम है तो ये विलेय कहलाएगा, ठीक है। अगर हम चीनी ज़्यादा कर देते, पानी कम कर देते तो हमारा शरबत बनता ही नहीं, ठीक है, तो विलयन नहीं होता। तो आगे देखिए क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक है विलायक। विलायक क्या होता है? तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल जो लिया था उसमें पानी जो है आपका वो विलायक है, जल, ठीक है। ये है आपका विलायक, ठीक है, पानी। क्यों? क्योंकि जब आप शरबत बना रहे थे तो उसमें चीनी आपने कम डाला था, पानी ज़्यादा डाला था। तो पानी जो ज़्यादा था शरबत में, विलयन में, उसको हम क्या कहेंगे? विलायक, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपली ये टॉपिक समझ में आ गया। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो पार्टिकल मेनली होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। विलायक क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है। आप इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत। चीनी आपका विलेय, पानी विलायक, शरबत विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थ को हमने मिलाया, ये बन गया, यही हो गया विलयन, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये क्या है आपका? समझिए, विलयन के प्रकार। यानी कि विलयन मेनली कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स, ठीक है। तो देखिए, विलयन जो होता है ये दो प्रकार से बांटा गया है। एक है अवयवों की मात्रा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम बांट सकते हैं विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। दो प्रकार से हम विलयन को बांट सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयव क्या? जैसे मैंने आपको बताया विलेय, विलायक, ये सब अवयव हैं, ठीक है। तो इनकी मात्रा के आधार पर हमने
पहले देखना है। तो देखिए अवयव की मात्रा के आधार पर हम कैसे देख सकते हैं, तो अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। सिंपली अगर आप अवयव की मात्रा के आधार पर देखें तो विलयन 5 प्रकार के मेनली होते हैं। क्या क्या होते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अवयव की मात्रा के आधार पर मैंने बताया 5 प्रकार की। सबसे पहला क्या है, तनु विलयन। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है ये है तनु विलयन, जिसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या होता है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो। यानी कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, मान लीजिए कोई विलयन है इसमें, इस पात्र में, ठीक है, इसमें आपने 2 चीज़ें डाली हैं। मैं वही एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। ये है आपका चीनी, ठीक है, और इसमें पानी पड़ा हुआ है, समझ में आया। तो देखिए ऐसा विलयन जिसके आयतन में, आयतन का मतलब इस पूरे में विलेय की सांद्रता कम हो। सांद्रता का मतलब क्या होता है, भी मैं सांद्रता निकालने की विधियां भी बताऊंगा। ठीक है, तो सांद्रता क्या होता है, सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज़्यादा यहाँ पर विलेय होगा उतनी ज़्यादा सांद्रता इसकी होगी। तो देखिए क्या होगा इसमें, ऐसा यह तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा से सांद्रता कम हो। यानी कि इसमें अगर चीनी की सांद्रता क्या हो, कम हो, और पानी की ज़्यादा हो, तो इसे कहेंगे तनु विलयन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तनु का मतलब होता है, तनु का मतलब हल्का जो विलयन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलेय की मात्रा कम होगी। तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो उसे कहते हैं तनु विलयन। दूसरा हमारा क्या है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब इसका उल्टा, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो। यानी कि अगर यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चीनी है, ठीक है, उसकी मात्रा कम हो, कम, और पानी जो है इसमें इसकी मात्रा अधिक हो। ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। पानी को आप विलायक समझ कर चलिएगा, चीनी को आप विलेय समझ कर। ठीक है, तो क्या कहा गया है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा सांद्रता अधिक हो। तो विलेय का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अधिक हो अगर, तो वो कहलाएगा सांद्र विलयन। आप ले लीजिए चीनी और पानी। ठीक है, चीनी में क्या है, अगर आप चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो जो आपका विलयन होगा वो थोड़ा गाढ़ा रहेगा, ठीक है, सांद्र रहेगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अगर जो है आपका पानी की मात्रा यहाँ पर अधिक कम होगी और चीनी की ज़्यादा होगी तो उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा है संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है इसको समझिए। संतृप्त विलयन जो होता है ये आपका है, क्या है, देखिए, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ठीक है, वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम घुली हो, ठीक है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या ट्रिक हम बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या समझेंगे। देखिए दूसरा हमारा क्या है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है, उसका उल्टा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो, असंतृप्त विलयन कहा गया है। यानी कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, देखिए सिंपली समझिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या कहा गया है कि संतृप्त पहले समझते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। यानी कि इसमें जो विलेय है, ठीक है, उसकी अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या कहा गया है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है संतृप्त विलयन से कम घुली हो। यानी कि जो मैंने आपको संतृप्त विलयन में बताया कि विलेय की मात्रा अधिकतम हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विलेय होगा, ठीक है, यहाँ पर विलेय जो होगा, विलेय मतलब चीनी जैसे मान लीजिए आप, तो विलेय की जो मात्रा होगी, ठीक है, वो क्या हो, संतृप्त विलयन से कम होनी चाहिए। संतृप्त से कम, यानी कि संतृप्त विलयन से कम क्या होना चाहिए, विलेय। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। इसके बाद में हमारा पांचवा आता है अवयव की मात्रा के आधार पर कि अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए स्थिर ताप पर जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो इसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जो संतृप्त विलयन होता है उसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अधिकतम विलेय घुला रहता है, अधिकतम घुला रहता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि स्थिर ताप पर जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाती है तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि जब विलेय जो है इसकी मात्रा किससे अधिक हो जाए, संतृप्त विलयन से, संतृप्त विलयन से, तो सिंपल हम इसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। समझ में आया। तो ये थे आपके अवयव की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलयन। समझ में आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरे प्रकार का समझते हैं।
तो दूसरा जो है, हम विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इसे बांट सकते हैं। विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव्य विलयन और तीसरा है ठोस विलयन, ठोस द्रव गैस। ठीक है, विलायकों की द्रव भौतिक प्रावस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन एंड ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन क्या होता है? बहुत सिंपल है, वह विलयन जिसके विलायक गैस की अवस्था में पाया जाता है गैसीय विलयन कहलाता है। यानी कि आपको पता है कि जो आपका विलयन होता है उसमें विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अभी मैंने आपको आगे बताया। ठीक है, तो विलायक अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो अगर वह विलयन जिसमें विलायक जो है वो गैस की अवस्था में हो, तो जब विलायक अधिक है तो वो अगर गैस होगा तो वो गैसीय विलयन हो जाएगा, क्योंकि विलायक की जो मात्रा है वो विलय से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वह विलयन जिसका विलायक जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाए उसे कहेंगे गैसीय विलयन। ठीक है, तो विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है, अगर विलायक ही गैस होगा तो वो गैस के प्रकार का विलयन बन जाएगा। दूसरा देखिए हमारा क्या है, वही सिंपल सा डेफिनेशन, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है द्रव विलयन कहलाता है। यानी कि ऐसा विलायक जिसमें जो है विलायक द्रव अवस्था में पाया जाए उसे हम कहेंगे द्रव विलयन। जैसे आपका मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया था, एक बार फिर से थोड़ा सा दिखा देते हैं। चीनी प्लस पानी दैट इज इक्वल टू शरबत। अब अगर हम इस पर रखें तो चीनी आपका है विलेय, ठीक है, पानी क्या है विलायक। समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। और तीसरा आपका है विलयन, समझ में आया। तो चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत, विलेय विलायक इक्वल टू विलयन। ये आपका द्रव विलयन का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया हुआ है विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये जो विलायक है आपका, विलायक पानी है, ये द्रव अवस्था में पाया जा रहा है और विलायक की मात्रा जो होती है मैंने आपको बताया अधिक होती है विलयन में। ठीक है, तो अधिक होती है, तो ये अगर अधिक होगा तो वो विलयन द्रव में द्रव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा अधिक है, तो सिंपल है विलायक की तरह ही कोई विलयन तैयार होगा। ठीक है, तो शरबत जो है आपका ये भी तो एक प्रकार का विलयन है, द्रव की तरह होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तीसरा हमारा देखिए क्या है प्रकार, ठोस विलयन, सॉलिड जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के आणविक कण किसी अन्य ठोस से परिक्षिप्त हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं ठोस विलयन। यानी कि कोई अगर ठोस द्रव या एवं गैस है, इसके जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो ठोस में अगर बदल जाएं तो उसे हम कहेंगे ठोस विलयन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक आपका जो है डेफिनेशन है। इसके बाद में अगला हमारा जो टॉपिक है, चलिए उसको पढ़ते हैं क्या है। तो स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, उसको बहुत सारे बच्चों ने देखा है। ठीक है, 3 लाख से अधिक बच्चों ने। तो मैं यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ा रहा हूँ तो चैप्टर में बताना जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप हेनरी का नियम सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, स्थिर ताप पर हेनरी का नियम। ठीक है, जो हेनरी जी ने नियम दिया था, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप पर अगर कोई गैस है तो उसकी द्रव में घुलने की जो विलेयता होती है उसको हम विलेयता कहते हैं, तो वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है, पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो देखिए यहाँ पर हमने कोई द्रव ले लिया। अब द्रव का सबसे अच्छा उदाहरण तो पानी ही होगा। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो पानी मान लीजिए इसे, तो पानी है ये। ठीक है, अब देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर हमने किया क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो द्रव तो हमने ले लिया। अब मान लीजिए O2 गैस, ठीक है, O2 गैस यहाँ पर हमने प्रवाहित किया, तो O2 गैस हमने प्रवाहित किया। ठीक है, O2 गैस किया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर आप वैसे O2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उतनी ज़्यादा द्रव में नहीं घुलेगी, लेकिन अगर आप इस पर प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, ठीक है, दाब का मतलब अगर आप ऊपर से ऐसे मान लीजिए, ऐसे आप दाब लगाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल हैं गैस के और द्रव के, ये आपस में विलेयता इनकी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या कहा गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर इस गैस पर हम लेकर आ जाएं और बहुत ही अच्छा दाब लगा दें, यानी कि काफ़ी जो है यहाँ पे हम दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं, ठीक है,
यहाँ से हमने प्रेशर लगाया तो ये जो गैस है, ठीक है, ये गैस जो है आपकी, ये इसमें घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी? क्योंकि जब ऊपर हम दाब लगाएंगे, क्योंकि जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर ये जब आप प्रेशर लगाएंगे तो ये जो गैस है ये बाहर जल्दी निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर पार्टिकल क्या होंगे, इसमें ऐसे से घुल जाएंगे। किसमें? पानी में। तो समझ में आया? तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे H2O में पानी होता है, ऑक्सीजन होता है ना, तो यहाँ से हमने O2 के पार्टिकल लाए, इसमें पानी भरा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दाब लगाया, और जब दाब लगाएंगे तो पानी और O2 की जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी, आपस में विलय हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल। तो क्या कहा गया, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, किसी गैस की कोई गैस द्रव में कैसे घुलती है, इस प्रकार से उन्होंने नियम दिया था। तो गैस की द्रव में जो विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होते हैं। जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा घुलेगी क्या, गैस इसमें, विलायक में, ठीक है, या पानी में। तो समझ में आया? अब इनके अनुसार सूत्र कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए यम क्या, यहाँ पर आपको क्या करना है, सूत्र, फार्मूला इनका क्या होगा। तो इनका फार्मूला है जो घुली हुई गैस की मात्रा, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। एम जो होता है स्टूडेंट, वो आपका होता है किसके समानुपाती, स्मॉल पी के। यम जो होता है वो स्मॉल पी के समानुपाती होता है। यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, पी क्या है, गैस का दाब, ठीक है। तो यम अनुक्रमानुपाती पी, यानी कि जो घुली हुई गैस की मात्रा होती है वो प्रेशर यानी कि दाब के समानुपाती होती है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम के बराबर लगाएंगे और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आपका एक स्थिरांक जुड़ जाएगा के, और इंटू पी आपका ऐसे रह जाएगा। यही है यही है वो आपका फार्मूला जिसके लिए मैंने इस नियम को आपको अच्छे से पढ़ाया। तो यम बराबर के पी। यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा भी मैं लिखाऊंगा। के क्या है आपका, ये है एक स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। पी है आपका गैस का दाब। चलिए लिख लेते हैं ताकि आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाए। जब मैं PDF दूं तो आपको सभी जानकारी हो जाए। तो व्हाट इज़ यम, व्हाट इज़ के एंड व्हाट इज़ स्मॉल पी। तो यहाँ पर आपका जो यम है वो है घुली हुई गैस की मात्रा। एक बार लिख लीजिए, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। के क्या है आपका, के है समानुपाती स्थिरांक। क्योंकि हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो एक स्थिरांक लगा, जो है के, उसे हम कहेंगे समानुपाती स्थिरांक। स्मॉल पी है क्या है आपका, ये प्रेशर है यानी कि गैस का दाब, गैस का दाब। बस नियम कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा नियम था। यहाँ पर नियम इसी से रिलेटेड है कि द्रव में गैस जो है वो कैसे ज़्यादा घुलेगी, तो जब इस पर प्रेशर लगाएंगे तो घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होगी। यम अनुपाती पी, एम बराबर के पी, एम घुली हुई गैस की मात्रा, के समानुपाती स्थिरांक एंड पी गैस का दाब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक के ओर। इसी टॉपिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोर पर, वो क्या है हमारा, ये है हेनरी के नियम की सीमाएं। यानी कि कुछ सीमा भी तो होगी इस नियम को लगाने की। तो ये सीमा, ये कहाँ कहाँ हेनरी का नियम लगता है। तो हेनरी के नियम की जो सीमा है वो है कि अगर आपका दाब अधिक ना हो, यानी कि दाब अधिक नहीं होगा तो हेनरी का नियम वहाँ पर लागू होगा, ठीक है। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दाब बहुत कम कर देंगे, जैसे दाब अधिक ना हो, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप दाब बहुत अधिक कर देंगे तो आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ताप बहुत कम ना हो, अगर आप ताप को बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, यानी कि ताप बहुत कम कर देंगे तो ये क्या होगा, हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और गैस जो है वो विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी कि तभी हेनरी का नियम लागू होगा, ठीक है। अगर दाब आप अधिक लगाएंगे, दाब आपका अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, तो तब आपका हेनरी का नियम लगेगा। ये इसकी सीमाएं हैं। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपने एक दूसरे टॉपिक पर इसी चैप्टर की, क्या है, विलयन की सांद्रता। मैंने आपको बहुत बार पहले कहा कि सांद्रता, विलय की सांद्रता कम हो, ठीक है, या कुछ हो, तो सांद्रता होती क्या है, और सांद्रता जो है ये जो है कैसे निकालते हैं हम किसी विलयन की। तो सबसे पहले सांद्रता समझते हैं क्या है। विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि जो आपका कोई पात्र है उसमें चीनी है, पानी है, ठीक है, तो विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही हम विलयन की सांद्रता कहेंगे, ठीक है। जितना उसमें चीनी होगा वही उसकी सांद्रता होगी। इसके बाद में देखिए सांद्रता को हम विलयन की कैसे निकाल सकते हैं। तो निम्न प्रकार से हम इसकी सांद्रता को निकाल सकते हैं। कैसे कैसे,
एक हम निकाल सकते हैं प्रतिशत के पदों में, एक भार या आयतन या फिर ग्राम प्रति लीटर के पदों में, एक हम निकाल सकते हैं भार के पदों में। कैसे, तो समझिए, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहला हम निकाल सकते हैं प्रतिशत के पदों में। तो प्रतिशत के पदों में हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। एक हम निकाल सकते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। एक हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सॉरी यहाँ पर 3 है, ठीक है, द्रव्यमान आयतन और प्रतिशत, 3 प्रकार से हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा है प्रतिभार, ये आयतन या फिर ग्राम और प्रति लीटर में कैसे निकालते हैं। इसमें हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोलरता, सॉरी यहाँ पर मोललता, नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता और फार्मलता। और हम भार के पदों में कैसे निकाल सकते हैं, इसमें भी हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोललता से, और एक है आपका मोल अंश या फिर मोल भिन्न या फिर इसे कहते हैं मोल प्रभाज, कई नाम है। तो यहाँ पर मैंने मोल भिन्न लिख दिया है, मोल प्रभाज भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, हम सांद्रता को, किसी भी विलयन की सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक प्रतिशत के पदों में, एक भार आयतन या फिर ग्राम प्रति लीटर में, एक भार में। प्रतिशत के पदों में कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। भार आयतन या फिर ग्राम प्रति लीटर में कैसे निकालेंगे, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता। भार में कैसे निकालेंगे, मोललता, मोल भिन्न में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत के पदों में हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले प्रतिशत के पदों में आता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत जो है आपका, ये है, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल w अपान कैपिटल W से, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को। तो क्या होता है ये, इसको समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत को हम जो है इससे, यानी कि स्मॉल w अपान कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसके बाद में देखिए हमारा ये, हम इसे डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम भार प्रतिशत भी कह सकते हैं, भार प्रति भार प्रतिशत, ठीक है। तो क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो, मान लीजिए कोई विलेय है जैसे चीनी है, तो वो अगर 100 ग्राम विलयन में घुली हो तो उसे हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, पर 100 ग्राम में रहना चाहिए। समझ में आया। इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखते हैं प्रतिशत भार, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल w अपान कैपिटल W ये है, ठीक है, इक्वल टू आपका फार्मूला होता है कि पदार्थ का भार किसमें, ग्राम में, ठीक है, और आपका अपान विलयन का भार, पूरे विलयन का भार, विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। ये फार्मूला आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको न्यूमेरिकल को आसानी से लगा पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर पदार्थ का भार या फिर विलेय का भार ग्राम में, और पूरे विलयन का भार ग्राम में लेकर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, देखिए दूसरा हमारा है प्रतिशत निकालने का आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है, तो आयतन प्रतिशत को हम डिनोट करते हैं V अपान V से, दोनों कैपिटल रहेंगे, V अपान B % से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे आयतन प्रतिशत भी कहते हैं, आयतन वॉल्यूम प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसका डेफिनेशन, विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा, मैंने आपको ऊपर बताया था ग्राम में वह मात्रा। देखिए समझिए यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या, द्रव्यमान जो है इसे हम भार या फिर ग्राम में हम इसे निकालते हैं, आयतन को हम किस में निकालते हैं, मिली में निकालते हैं या फिर लीटर में निकालते हैं। तो लीटर का छोटा जो है वो है क्या है, मिली है। तो यही यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या अंतर है इन दोनों में। विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हो उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। वहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये जो मैंने मिली बोला है, ये वहाँ पर मैंने ग्राम कहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत था, यहाँ पर आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत में हम क्या कहेंगे, मिली में कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आयतन में हम निकालने हैं। तो चलिए समझते हैं इसको, आयतन प्रतिशत को, इसका फार्मूला क्या होगा। तो आयतन प्रतिशत का फार्मूला देखिए क्या होगा, V अपान
प्रतिशत, यानी कि आयतन, आयतन प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत, ठीक है, बराबर विलेय पदार्थ का आयतन। वहाँ पर हमने क्या कहा था, विलेय पदार्थ का भार, ठीक है। ग्राम में मैंने बताया था, यहाँ पर मिली में रहेगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, मिली में, ठीक है, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में, मिली में, मिली में, ठीक है। देखिए फार्मूला सिंपल सा है, क्या है फार्मूला आपका, आयतन, आयतन प्रतिशत का फार्मूला होगा इनटू, यहाँ पर आप लोगों को 100 लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं तो फार्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, आयतन, आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का आयतन मिलीग्राम में और विलयन का आयतन मिलीग्राम में, वहाँ पर मैंने आयतन के स्थान पर भार लिखा था, ठीक है, इंटू 100। ये फार्मूला, इस फार्मूले के यूज़ करके आप आयतन प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में हमारा तीसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, देखिए इसमें ग्राम भी आ गया और मिली भी आ गया। तो ग्राम किसके लिए आया, द्रव्यमान के लिए, मिली किसके लिए आया, आयतन के लिए। तो दोनों का समझ लीजिए, ट्रिक है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml में यहाँ पर विलयन में घुली हो, वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। उन दोनों में मैंने क्या बताया था, जो ग्राम में था वो ग्राम में ही था, जो मिली में था वो मिली में ही था, वहाँ पर ग्राम भी है मिली भी है, तो इसीलिए यह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला इस प्रकार से होगा, स्मॉल w यानी कि ये वेट हो गया, अपान वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान अपान आयतन, ठीक है। इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, ठीक है, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू 100। ये फार्मूला आपका हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। समझ में आया, यहाँ पर द्रव्यमान भी आ गया, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, और आयतन भी आ गया यानी कि विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू 100। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अपने एक और टॉपिक इसमें आता है, वो है अंश प्रति मिलयन। समझ लेते हैं, 2 मिनट का काम है, तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी विलयन के 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अंश प्रति मिलियन को क्या कहते हैं, पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इसे कहते हैं। तो किसी विलयन के 1 मिलियन में 10 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 10 मिलियन में जितने विलेय उपस्थित होंगे उसको हम विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। चलिए इसका भी फार्मूला याद कर लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कहीं आ जाए तो आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होगा विलेय का भार, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा ग्राम, ठीक है, अपान विलयन का भार ग्राम में, ठीक है, इंटू 10 की घात 6। वहाँ पर मैं 100 करता था, लेकिन यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, यहाँ पर 10 की घात 6 रहेगा। 10 लाख मैंने बताया है, तो 10 लाख में कितने विलेय की मात्रा है उसी को हम पीपीएम में सांद्रता कहेंगे। तो पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला होगा विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। समझ में आ, सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्या है वो। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो क्या है, वो देखिए है मोलरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए मोलरता सिंपली होता क्या है, तो किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि कोई विलयन है, चीनी पानी है,
शरबत बना, तो ये बिलायन शरबत है, ठीक है। तो शरबत में 1 लीटर मान लीजिए शरबत है, उसके 1 लीटर में कितने विलेय के मोल हैं, यानी कि जो चीनी आपने लिखा है उसके मोलों की संख्या कितनी, अभी मोलों की संख्या निकालना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या कितनी है वही विलयन की मोलरता कहलाती है। तो सिंपल डेफिनेशन समझिए, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता को हम डिनोट किससे करते हैं समझना जरूरी है। तो मोलरता को हम डिनोट करते हैं, समझ लीजिए। डिनोट का मतलब क्या है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे मैं द्रव्यमान को, वैसे मोलरता को एम, बल को यफ, इसी प्रकार से मोलरता को भी एम से डिनोट करते हैं। यम का यानी कि मोलरता का फार्मूला क्या होगा समझ लीजिए, मोलरता इक्वल टू, यानी कि मोलरता एम इक्वल टू, यहाँ पर होगा विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर में मैंने विलेय के मोलों की संख्या बताई है, ठीक है, डेफिनेशन में। तो विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एन से डिनोट, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये होता है आपका विलयन मोलरता की परिभाषा, सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आया। अब बात आती है कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, चीनी पानी ले लिया था। जहाँ पर चीनी है उसके मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, किस में कितने मोल हैं, तो मोलों की संख्या भी ज्ञात करने का फार्मूला होता है, वो क्या होता है समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, फिर सीधा हम ज्ञात करेंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या विलेय की लिख देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। इस प्रकार से आप विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। विलायक के मोलों की संख्या तो आप विलायक का भार, विलायक का अणुभार, ठीक है, वही सिंपल उल्टा कर दीजिएगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला निकल कर आ जाता है कि विलेय के मोलों की संख्या अगर हमें निकालनी हो, मान लीजिए चीनी के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलेय का भार आपको दिया होगा, चीनी की मात्रा इतनी है तो उसको लगा दीजिए, और विलेय का अणुभार लिख दीजिए। अणुभार समझ में आ चुका होगा आपके, कैसे, जैसे C12H22O11, C12H22O11 है, ठीक है। तो कार्बन का अणुभार कितना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये आपको समझ, C12H यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा H22O11। तो इस प्रकार से आपको इसकी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, इसको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। दूसरा हमारा टॉपिक आता है मोललता। मोललता क्या होता है, तो ये भी उससे रिलेटेड थोड़ा सा डेफिनेशन है, क्या है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, किसी विलयन के प्रति लीटर में, यहाँ पर कहा गया है किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोललता, ठीक है। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में कितने मोल हैं, 1000 ग्राम में कितने विलेय के कितने मोल हैं, उसी की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। जैसे वहाँ पर बताया था मैंने कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, यहाँ पर किसी विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में उपस्थित, ठीक है। तो ऐसे जब डेफिनेशन लगभग सेम है तो फार्मूला भी सेम होना चाहिए। तो इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो मोललता उसको हमने डिनोट किया था कैपिटल एम से, तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, ठीक है, समझ में आया। तो अब चलिए इसके फार्मूला को भी समझ लेते हैं, क्योंकि फार्मूला जितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में उतना तो आपको समझना चाहिए, उतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा मोललता का, मोललता स्मॉल एम, ठीक है, इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, अपान विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में। अब जब हमने ग्राम में नीचे लिख दिया है तो हमें ऊपर क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर विलायक का भार किलोग्राम में लिखते तो हमें गुणा उड़ा नहीं करना होता। तो समझ में आया। इस प्रकार से आप इस किसी भी फार्मूले को निकाल सकते हैं, किसी भी सूत्र को, किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल भी मैं लगवा चुका हूँ इसके कई, तो आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। तो समझ में आया। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ अभी आगे, ठीक है।
समझ में आ गया। अगला चलिए अपना टॉपिक समझते हैं क्या है, वो है आपका। तो स्टूडेंट जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मोल प्रभाज। कितना इम्पोर्टेंट है ये, कल्पना नहीं किया जा सकता। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो समझिए क्या होता है। सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है मोल प्रभाज या फिर मोल अंश या फिर मोल भिन्न, कई हम कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या है देखिए, एक विलयन में किसी घटक विशेष, घटक क्या होता है, विलयन में घटक क्या होते हैं, घटक दो होते हैं, जैसे विलेय और विलायक। ठीक है, तो किसी एक घटक को ले लीजिए, घटक विशेष का मतलब कोई एक घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कोई विलयन है, उसमें अगर आप किसी विलेय का मान लीजिए मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, किसी एक का आप ज्ञात कर सकते हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज आप ज्ञात कर रहे हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको विलेय के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात करना होगा, और उसी को हम कहेंगे मोल प्रभाज। तो इससे तो कम समझ में अगर आया हो तो चलिए हम समझ लेते हैं अपने फार्मूले से, फार्मूले से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज क्या होता है चलिए समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मोल प्रभाज आपका विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। अब इन दोनों ने विलयन तो बना लिया, ठीक है, अब क्या समझना है आपको इसमें। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्पेशली किसी एक का हम मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम विलायक का या फिर विलेय का किसी एक का ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, विलयन में किसी घटक विशेष किसी एक के लिए मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहेंगे। तो समझिए, हम यहाँ पर पहले विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे x1 से। ठीक है, x1 से, x1 का मतलब विलेय का मोल प्रभाज, x2 का मतलब विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो x1 इक्वल टू आपका इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, यानी कि इसे हम डिनोट कर लेते हैं n से। ठीक है, n1 से, समझ में आया, n1 से डिनोट करते हैं इसे हम। तो विलेय का अगर आप मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो उसे x1 से हमने डिनोट किया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया कि विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के पूरे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम कहेंगे मोल प्रभाज। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अनुपात लगा देते हैं। ठीक है, अनुपात लग गया। अब लिखते हैं आगे का जो है हमारा, तो आगे क्या है हमारा, विलेय के मोलों की संख्या, फिर से लिखेंगे विलेय के मोलों, यानी कि विलयन में जितने विलेय के मोल हैं उसको लिखेंगे की संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे n1 से, जैसे ऊपर मैंने डिनोट किया था, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे n2 से। ठीक है, n2, समझ में आया। इस प्रकार से इसका फार्मूला हो जाएगा, एक फार्मूला। अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, पता है हम लोगों को कि विलेय के मोल प्रभाज अगर हमें ज्ञात करना है तो इसे डिनोट करेंगे x1 से। x1 इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय जिसका मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या। ठीक है, अपान विलयन में कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, एक विलेय और एक विलायक। तो इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो विलयन का निकल आएगा, तो विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इसी का अनुपात कर देंगे तो ये निकल आएगा। अब चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं एक छोटा सा सूत्र। यहाँ पर x1 जैसे हमने निकाला है यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो x1 इक्वल टू हम लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, n1 अपान विलेय के मोलों की संख्या n1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या n2। ये फार्मूला आया इस प्रकार से। अगर इसको देखा जाए, इसके जो साइन है इनको अगर लिया जाए तो ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लीजिए हमें विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो विलायक के मोलों की संख्या, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका भी फार्मूला वही होगा जो मैंने आपको बताया। क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों
की संख्या अपान आपका हो जाएगा यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कि N2 लिख देते हैं यहाँ पर भी लिख देंगे N2, ठीक है, और प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, जिसको डिनोट किससे करेंगे N2 से, N1, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। विलायक के मोलों की संख्या को हम डिनोट करेंगे X2 से, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसका हम गणितीय रूप निकाल लेते हैं, जैसे ऊपर मैंने निकाला। तो X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N2 अपान N1 प्लस N2 भी आप लिख सकते हैं, या फिर N2 प्लस N1, तो N1 प्लस N2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल कर आया। अब एक इसमें ट्विस्ट है, क्या है, इन दोनों को समीकरण एक जो है, इसको फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को हम जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं दोनों को, तब देखिए क्या आता है। उससे आप लोग किसी भी मोल प्रभाज को आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो होगा x1 प्लस x2, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा, ऊपर मैंने आपको निकाल कर बताया था N1 अपान N1 प्लस N2, और नीचे मैंने आपको बताया प्लस N2 अपान N1 प्लस N2, ठीक है। ये फार्मूला मैंने निकाला। देखिए यहाँ पर मैंने x1 को निकाला है, ठीक है, और इसको मैंने निकाला है x2 को भी इस प्रकार से निकाला है। तो N1 अपान N1 प्लस N2, x1 आया था और x2 आया है N2 अपान N1 प्लस N2। अब देखिए अगर हम ये आपका क्या है, ये पूरा आपका विलेय और विलायक है, तो इसे हम लोग क्या करें, इसे हमें मान लेना है, सॉरी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x1 प्लस x2 को ऐसे रहने देंगे, x1 प्लस x2, ठीक है। अब देखिए N1 और N2, N1 प्लस N2 हर बराबर है, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा N1 प्लस N2 अपान N1 प्लस N2। देखिए ट्विस्ट आ गया यहाँ पर ट्विस्ट क्या आया कि ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। बचा क्या आपका, समझिए बहुत ही सिंपल है, x1 प्लस x2 यानी कि मोल विलयन का मोल प्रभाज इक्वल टू आपका सिंपली आ गया 1। यानी कि जब आप विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को आपस में जोड़ेंगे तो आपका हमेशा 1 आएगा। अब मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि भैया x1 प्लस x2 यानी कि विलायक का मोल प्रभाज 0.5 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया, आपसे एक सवाल पूछ लिया गया कि x1 यानी कि विलायक के मोल प्रभाज मान लीजिए 0.5 है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो विलेय के मोल प्रभाज कितना होगा, तो x1 इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 आया था x1 प्लस x2, अब माइनस यहाँ पर x2 का दिया हुआ है मान लीजिए 0.5, तो 0.5 लगा देंगे, तो सिंपली आपका विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएगा। कितना आएगा वो 0.5, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विलेय के मोल प्रभाज होता है और विलायक का मोल प्रभाज होता है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें तो हमेशा 1 आता है। समझ में आया, ये मोल प्रभाज का पूरा आपका सिस्टम समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी नियम मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एक अलग वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो मैंने इसका बनाया है, तो वो आप सर्च करेंगे वैसे ही आ जाएगा मेरा वीडियो सर्च ऊपर, ठीक है। देखिए क्या है राउल्ट का नियम, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि कोई निश्चित ताप है जिसमें विलयन में उपस्थित कोई भी, अगर मान लीजिए वाष्पशील अवयवी घटक है, ठीक है, तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी मेनली, आंशिक वाष्प दाब और मोल भिन्न, ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। चलिए समझते हैं, मोल भिन्न का मतलब मोल प्रभाज, ठीक है। तो देखिए हम वाष्प दाब को डिनोट किससे करते हैं, वाष्प दाब को, इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ, नियम तो मैंने आपको बता दिया है। वाष्प दाब को हम डिनोट करते हैं PS से, PS का मतलब सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वाष्प दाब होगा उसको, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक और टॉपिक है मोल प्रभाज। ये दोनों आपस में समानुपाती हैं तो इनको जानना जरूरी है। तो मोल प्रभाज इक्वल टू आपका होता है, डिनोट करते हैं इसको हम X से, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, कोई भी अवयवी घटक मान लीजिए वाष्पशील है, उसका जो आंशिक वाष्प दाब PS होगा वो उस अवयवी घटक की मोल भिन्न यानी कि X के समानुपाती
होगा। समानुपाती का चिन्ह कैसे लगाते हैं वो समझिए। इस नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि जो आपका पी एस होगा, ठीक है, पी एस इस नियम के अनुसार वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा एक्स के। समझ में आया? नियम है, सिंपल है बहुत ही। तो देखिए क्या है, अब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, पी एस इक्वल टू, जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो एक नियतांक लगेगा। वो नियतांक क्या है, एक्स इंटू पी जीरो। ये नियतांक आपका है पी शून्य या पी जीरो, ठीक है। यही हो जाएगा आपका राउल्ट के नियम का फार्मूला। समझ में आया? तो ये समझ लीजिए पहला नियम, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्प दाब पी एस मोल प्रभाज एक्स से नोट करते हैं, पी एस अनुक्रमानुपाती एक्स। पी एस जब हमने अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया तो हमारा एक्स इंटू पी जीरो जो है ये एक स्थिरांक है। चलिए हम सबका नामकरण कर देते हैं, क्या क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, ठीक है, सभी को हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका P यानी कि पी एस है वो क्या है, ये है आपका विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर पी एस, एक्स क्या है, पी जीरो क्या है, सभी को लिख देते हैं, ठीक है। तो पी एस जो आपका है ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। एक्स क्या है आपका, ये मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज। और पी जीरो आपका है विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। समझ में आया? तो ये आपका फार्मूला इसका हो जाएगा राउल्ट के नियम का। राउल्ट के नियम का फार्मूला होगा पी एस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू पी जीरो। ये नियम आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसी फार्मूले पर ये राउल्ट का नियम पूरा दिया गया है, ठीक है। नीचे लिखा है क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, वो क्या है देखिए। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है परासरण दाब, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है तो देखिए समझिए, इसका डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी कि कहा गया है कि कोई विलयन है, ठीक है, जिसमें हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिए हैं, उस विलयन द्वारा जो है विलायक को पृथक रखकर क्या किया गया है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, विलायक को पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब होता है वो परासरण दाब कहलाता है। यानी कि आप विलायक को अलग रखिए, ठीक है, और परासरण की क्रिया को रोकिए, किसके द्वारा, किसी एक पार्टिकुलर दाब के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, तो उसी को हम लोग कहेंगे परासरण दाब। फार्मूला क्या होगा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला होगा परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो ये भैया आपका हो जाएगा फार्मूला, क्या है, परासरण दाब इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। समझ में आया? या फिर अगर आपको एक और प्रकार से आप परासरण दाब को निकाल सकते हैं, या ठीक है, एक फार्मूला और मैं बता देता हूँ यहाँ पर परासरण दाब को निकालने का। तो समझिए क्या है वो परासरण दाब इक्वल टू आपका हो जाएगा तनु विलयन का वाष्प दाब, तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब। ये फार्मूला आप लोग दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और एकदम आपको याद रखना है अगर आपको परासरण दाब को समझना है। तो परासरण दाब भी समझ में आ गया कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर, ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब और विलयन का माइनस विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको और समझा देता हूँ, वो समझ लीजिए, ठीक है। वो क्या है देखिए, तो दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन, ठीक है। दूसरा है आपका अनादर्श विलयन,
अनादर्स विलेन। ठीक है, देखिए ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। आदर्श विलेन होता है कि जो वह विलेन, ऐसा ये विलेन होता है, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम, जो विलेन जो सांद्रता व ताप के परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलेन कहलाएगा। और जो राउल्ट के नियम, ठीक है, नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलेन कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक टॉपिक आपका छूट रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इस टॉपिक को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ये टॉपिक है राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट का नियम एक, मैं आपको यहाँ पर सीमा बता देता हूँ कि राउल्ट का नियम केवल अतितनु विलयनों के लिए लागू होता है। अतितनु का मतलब जिसमें विलय की सांद्रता बहुत कम हो, तनु विलयन, उससे भी तनु विलयन यानी कि अतितनु विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और भी है इसमें कि राउल्ट का नियम उन विलय के लिए लागू होता नहीं होता जो विशेष रूप विलयन में या वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। इस प्रकार से और भी हैं, तो ये आप समझ के रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो ये चैप्टर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए अगला वीडियो भी लेकर जल्द आऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आपसे ना छूटे। इसका PDF हैंड रिटन नोट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। PDF को जाकर वहाँ से PDF को भी आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।